हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग में। दोस्तों, बीते साल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब की बार जो भी होगा अच्छा होगा। कामना करते हैं कि 2021 में हम सब का साल जो है अच्छे से बीते और कोरोना जैसी महामारी से हम लोग मुक्ति पा लेंगे। तो दोस्तों, फिर से हम लोग अपने YouTube चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं और लगातार हमारी वीडियोस जो है आज के बाद आती रहेगी। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर हमारी टीम के तरफ से। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों, नियंत्रण और समन्वय क्या है? समन्वय क्या है? तो किसी विशेष कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उद्दीपन, मतलब एक उद्दीपन अंग तंत्र के विभिन्न अंगों को मिलकर काम करवाती है। इस उद्दीपन को नियंत्रण कहते हैं। दोस्तों, जीवों के शरीर में एक उद्दीपन, एक संदेश उत्पन्न होता है जो किसी भी विशेष कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए उत्तेजित करता है, और इसी उद्दीपन को हम नियंत्रण कहते हैं। उद्दीपन से ही किसी भी अंग का, किसी भी ऑर्गेन का या कोई भी जीव का पूरा कार्य जो है, कोई एक विशेष कार्य हो या पूरा कार्य हो, जो मतलब क्या होता है, उसका नियंत्रण होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? नियंत्रण। मतलब उस उद्दीपन विशेष को नियंत्रण कह देते हैं। एवं सभी अंग बारी बारी से अंग तंत्र के, मतलब अंग तंत्र के कार्य को मिलकर पूरा करती है, उसे समन्वय कहते हैं। समन्वय मतलब मिलजुल कर काम करना। किसी एक कार्य को मिलजुल कर सभी अंग सपोर्ट करते हैं और वह कार्य संपादित हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि हम सैर कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। अगर हम दौड़ रहे हैं तो केवल हमारा पैर ही चल रहा है ऐसी बात नहीं है। हम दौड़ भी रहे हैं और साथ में हमारी सांसें भी चल रही है और हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहे हैं, हमारी किडनी कार्य कर रही है, हमारा हृदय एकदम तेज गति में, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, किडनी अपना जो है फिल्ट्रेशन करने की जो उसकी रेट है वो भी हाई हो जाती है, और हमारे मसल्स जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट होते हैं एवं लूज होते हैं, एकदम तेज़ी से सारे अंग काम करने लगते हैं। इस तरह से क्या हुआ कि अगर हम लोग को मोशन करते हैं, हम चलते हैं, तो एक ही ऑर्गेन या एक ही अंग हमारा उस समय काम कर रहा होता है ऐसी बात नहीं है। पूरा अंग जो है, पूरा शरीर का अलग अलग तंत्र जो है उस कार्य को करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं समन्वय। दौड़ते हैं, हमारा हार्ट बीट हाई हो जाता है, बहुत तेज़ी से हमारा दिल धड़कने लगता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन एकदम फास्ट हो जाता है ताकि सभी जगह ऑक्सीजन सही समय पर पहुंच सके। ठीक है, किडनी अपना कार्य तेज कर देती है। इस प्रकार से किसी भी विशेष कार्य को यदि हम सुचारू रूप से करना चाहते हैं तो सभी अंगों का सहयोग होगा। ठीक है, और सभी अंगों के बीच जो तालमेल होगा, बारी बारी से जो सारा कार्य करवाएगा, उसे हम समन्वयन कहते हैं। तो देखिए कि यह समन्वयन, नियंत्रण एवं समन्वय निर्जीवों में नहीं होता है, यह केवल सजीव में होता है। लिविंग थिंग्स ही उद्दीपन दिखाते हैं, उन्हीं के अंदर नियंत्रण होता है, वही समन्वय करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे फिजिकल मेटल्स हैं, फिजिकल जो भी इन्वायरमेंट है हमारा, उसके प्रति हम ही संवेदनशील हैं, या जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, कह सकते हैं सजीव हैं, वो उद्दीपन को महसूस करते हैं। ठीक है, अपना वातावरण को फील करते हैं। तो सजीव में ही नियंत्रण एवं समन्वय होता है, निर्जीव में नियंत्रण एवं समन्वय नहीं होता है। तो सजीव दो ही होते हैं, एक तो पेड़ पौधे हो गए, एक जंतु हो गए। ठीक है, और भी जीव हैं जैसे कि कवक, फंजाई, तो वो सब अलग बात है। पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे और जंतु के बारे में जानेंगे। पेड़ पौधे
सजीव हैं तो इनमें कैसे नियंत्रण एवं समन्वय होता है, और जंतु है तो उनमें कैसे समन्वय एवं नियंत्रण होता है। तो जंतु जो है दो प्रकार के हो जाते हैं, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। वैसे जीव जिनकी जो है शारीरिक संरचना केवल एक कोशिका का बना है उन्हें हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, ये जीव सब। तो इनमें नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया कैसी होगी? देखिए दोस्तों, एक ही कोशिका है तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी कार्य होगा तो वो अपने वही सिंगल सेल एक ही कोशिका के द्वारा संपादित कर लेंगे। ठीक है, तो इनमें आपको नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनमें एक ही कोशिका है, उन्हीं को सब कुछ करना है, और ये बेसिकली विसरण की क्रिया द्वारा सारा कार्य कर लेते हैं। जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, सारा कुछ जो है एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका के थ्रू कर लेते हैं। रह गई बात बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिनका शारीरिक संरचना बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब देखिए, सजीव का जब निर्माण हुआ, यदि हम जंतु की बात करें या पेड़ पौधे की बात करें, तो कई सारे लेवल के जीव होते हैं। एक होते हैं जिनमें केवल कोशिकाएं समूह में होती है और वह सभी कोशिकाएं कार्य करती है, और जीव का कार्य इसी प्रकार से उनका पूरा दिनचर्या या फिर उनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारा इसी में हो जाता है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके शरीर का, कोशिकीय स्तर के जीव हैं वो। ठीक है, अगर उनके कोशिका संगठित हो गए हैं, 3-4 ग्रुप बन गया है कोशिकाओं का, या ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं कोशिकाओं के, तो उसे कहते हैं उत्तक। यानी कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं संगठित हो जाएंगी तो उसे उत्तक कहते हैं। तो जिस जीव में उत्तक तक डेवलप हो जाता है शरीर, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक स्तरीय जीव। उत्तक स्तरीय जीव, उनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उत्तक लेवल तक विकसित हुआ है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका बहुत सारे उत्तक मिल करके अंग का निर्माण करते हैं। जैसे बहुत सारी कोशिकाएं मिल गई तो उत्तक बन गया, और जब बहुत सारी उत्तक मिल जाएंगी तो अंग बन जाएगा, और बहुत सारे अंग मिल गए और मिलकर कार्य किए तो अंग तंत्र बन जाएंगे, और 5 से 6 अंग तंत्र मिल गए तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है। इस तरह से कोशिका, ठीक है, सेल, टिश्यू, ऑर्गेन सिस्टम, और इसके बाद बॉडी बन जाता है। तो ये सिस्टम है जीवों के बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होने का। तो बहुकोशिकीय जीव, चूंकि इसमें बहुत सारे कोशिकाएं हैं, इसीलिए एक कोशिका होता, जैसे कि एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिका होता, तो हम जान जाते कि इसमें विसरण की क्रिया द्वारा सारे प्रोसेस हो जाएंगे। श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सारे कार्य एक ही कोशिका द्वारा कर लेंगे। ठीक है, जैसे बहुकोशिकीय जीव हैं तो इनमें बहुत सारी कोशिकाएं, हर एक कोशिका को कार्य करना पड़ेगा, हर एक कोशिका तक हर एक चीज पहुंचाने पड़ेगा। जैसे पोषण करना है तो पोषण के लिए इसमें एक खास तंत्र तैयार होंगे, उस तंत्र के द्वारा उन जो है भोजन सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगी। ठीक है, अब देखिए कि बहुकोशिकीय जीव है तो इसमें नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। जैसे पाचन के लिए सजीवों में जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें क्या एक पाचन तंत्र विकसित होता है। मनुष्य को देख लें तो पाचन तंत्र के लिए मुख गुहा से स्टार्ट होके जो है मल द्वार तक उनका पाचन तंत्र विकसित होता है। पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया एवं अवशोषण की क्रिया एवं बहिष्करण की क्रिया सम्मिलित है। तो इस पूरे क्रिया को करने के लिए अंगों का एक समूह कार्य करता है, तो एक सिस्टम, एक तंत्र तैयार हो जाता है जिसे कहते हैं पाचन तंत्र। इसी प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए हर एक जीव, मनुष्य एवं और जितने भी कीड़े मकोड़े, आप जितने भी गाय भैंस, जितने भी आपको छोटे
लेवल के जंतु दिख रहे हो या बड़े लेवल के जंतु, यहाँ तक हाथी, व्हेल, इन सभी के अंदर नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए अंग विकसित होते हैं। ठीक है, तो उसे कैसे अंग विकसित होते हैं? तंत्रिकीय तंत्र, तंत्रिका कोशिका द्वारा एक सिस्टम तैयार होता है जिसे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन कहते हैं। वैसा तंत्र जिसके द्वारा जीवों का, मतलब बहुकोशिकीय जीवों का नियंत्रण एवं समन्वयन होता है, उसे हम तंत्रिकीय तंत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें इकाई पार्ट जो है तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मिल के एक बहुत बड़ा जाल सी संरचना बना लेती है। इसमें अंग बन जाते हैं जैसे ब्रेन, स्पाइनल कोड, और फिर उनकी शाखाएं, न्यूरॉन सब होती है। ठीक है, वो सब मिल करके एक तंत्र बना लेती है, तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं। क्योंकि इसमें तंत्रिका कोशिका इकाई रूप में कार्य करती है, इसीलिए हम कहते हैं कि तंत्रिका तंत्र का जो है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। इसके बारे में हम डिटेल्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र मनुष्य में और जंतुओं में कैसे होता है। फिलहाल हमें पढ़ना है पेड़ पौधे में, क्योंकि पेड़ पौधे भी एक क्या है, सजीव है। तो पेड़ पौधे में कई तरह से जो है उनका नियंत्रण होता है। जैसे पहला, तत्काल अनुक्रिया। तत्काल अनुक्रिया क्या है? यदि आप छुई मुई के पौधे को आप देखे होंगे तो इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं तत्काल अनुक्रिया को। देखिए, जब भी आप छुई मुई के पौधे को टच करते हैं, छूते हैं, तो उनकी पंखुड़ियाँ, उनकी जो पत्तियाँ हैं, सिकुड़ कर मुड़ जाती है और वो बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब हम उनकी पत्तियों को स्पर्श करते हैं तो उनका जो है, उनके अंदर एक गति हो रहा है जल की ओर, मतलब जल का कुछ गति तने की ओर होने लगता है, तो सारा पत्ती में से जल तना में भाग जाता है और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, छुई मुई के पत्ते इस तरह से सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे हम इसको टच करते हैं तो इसके जितने भी वेन्स है, रिब्स जैसी संरचनाएं होती है, इनके द्वारा इनके सारे जल जो है इनके मेन रिब्स में आ जाता है, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इससे हम कहते हैं तत्काल अनुक्रिया, यानी कि छूते ही इसमें कुछ क्रिया हो गया। ये कैसे हो गया? तो एक गति है, एक प्रकार का क्या है, तत्काल गति है, जिसके कारण उसने अपने पत्ती को मोड़ लिया। ये कैसे हुआ? जैसे ही हमने उनके पत्ते को स्पर्श किया तो पत्ते में से जो जल है वो त्वरित होकर के अपने तने की ओर भाग गई, जिसके कारण जो है पत्तियां सिकुड़ गई। कुछ देर के बाद पुनः वो पत्तियां अपने स्थान पर जैसे नॉर्मली वो फैल जाएंगी। तो इसे कहते हैं तत्काल अनुक्रिया। वृद्धि प्रेरक गति। वृद्धि प्रेरक गति किसे कहते हैं? तो जैसे आरोही प्लांट, आरोही पौधे में आप देखेंगे कि वृद्धि प्रेरक गति होती है। जैसे कि मटर के पौधे, ये आरोही प्लांट होते हैं। और मटर के पौधे हो गए, कद्दू के पौधे हो गए, सीम की लत्ती हो गई, करेला की लत्ती हो गई, ये सब क्लिम्बिंग प्लांट कहलाते हैं। और इनमें सूंग टाइप का निकलता है। ऐसे आप देखे होंगे कि उनको जो भी सहारा मिल गया उसको ऐसे पकड़ के उसको मेर लेते हैं, और फिर जो सहारे के दूर का हिस्सा है वो ज़्यादा गति करते हैं आगे बढ़ के, और फिर उनके जो है सूंग निकलते हैं, और वो सूंग फिर से क्या करते हैं कि उसी सहारे को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की वृद्धि को वृद्धि प्रेरक गति कहते हैं। मतलब इस तरह से वृद्धि भी हो रहा है और गति भी हो रहा है। देख सकते हैं कि प्लांट का जो है अगला सिरा जो है, शीर्ष भाग, वो आगे की ओर गति कर रहा है एक सहारे को पकड़कर। वो जो सूंग है ना, वो पत्ती का मॉडिफाइड रूप है, जो क्या करते हैं, कुछ भी सहारा मिल गया, कोई लकड़ी मिल गया तो उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, और जो सहारे के नज़दीक का भाग होता है वो रुक जाता है, और बाकी शीर्ष भाग वहाँ पर क्या है, मेरिज्मेटिक टिश्यू है, एपिकल मेरिज्मेटिक टिश्यू है, जिसके कारण उसकी कोशिकाएं लगातार
डिवाइड होती रहती है, विभाजित होती रहती है और उसमें पत्ते, उसकी शीर्ष भाग, तना इत्यादि निकलता रहता है और वो आगे गति कर जाता है। तो जो भाग सहारे के नज़दीक होते हैं वो कम विकसित होते हैं और जो भाग सहारे से दूर होते हैं वो आगे विकसित करके दूसरे सहारा को पकड़ने के लिए गति करते हैं। इसी को कहते हैं वृद्धि प्रेरक गति। अब आते हैं अनुवर्तन या ट्रोपिज्म। अनुवर्तन या ट्रोपिज्म कई तरह के होते हैं। जैसे अनुवर्तन या ट्रोपिज्म का मतलब है किसी विशेष कारणों से पौधे के किसी विशेष अंग का गति करना। किसी विशेष कारण से पौधे के किसी विशेष अंग का गति करना। ठीक है, तो ट्रोपिज्म कई प्रकार के होते हैं, उसको अभी हम डिटेल्स करते हैं, लिखेंगे भी। ठीक, अब रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वयन क्या है? पौधे में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वयन भी होता है केमिकल के द्वारा उनके सभी पार्ट्स का। जैसे अनुवर्तन भी करेगा तो कुछ ना कुछ केमिकल उसे सपोर्ट करेगी। वृद्धि प्रेरक गति भी है, अगर कर रही है वो प्लांट, फिर भी उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होंगी। तत्कालिक अभिक्रिया में भी जैसे हम स्पर्श किए तो जल भागे, ये भी क्या है, एक तरह का हाइड्रोफोबिक रिएक्शन टाइप का है, जिसके कारण जल जो नीचे भागा तो पत्ती सिकुड़ गई। ठीक, तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय में खास करके हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन के बारे में। ठीक है दोस्तों, पादप हार्मोन के बारे में रासायनिक नियंत्रण कहते हैं। पेड़ पौधे और जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय में आकाश पाताल का अंतर है। ठीक है, क्योंकि इसमें तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के द्वारा जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय होता है और पेड़ पौधे में ऐसी कोई भी कोशिका नहीं होती है, जिसके कारण इसमें कोई खास तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो विभिन्न अनुक्रिया द्वारा, विभिन्न गतियों द्वारा पेड़ पौधे के विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वयन भी होते हैं, जिसमें खासकर फाइटो हार्मोन की चर्चा की गई है। यानी कि पादप में जो हार्मोन है उसे रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वयन में हम लोग पढ़ेंगे। यानी पादप के अंदर केमिकल से होने वाले नियंत्रण और समन्वय को जो भी केमिकल करवा रहा है नियंत्रण एवं समन्वय पादप में, उसे हम कहते हैं पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। अनुवर्तन किसे कहते हैं? अनुवर्तन या ट्रोपिज्म। पहले बता दिया आपको कि अनुवर्तन किसे कहते हैं कि पौधे के शरीर में विभिन्न अंग किसी उद्दीपनों के कारण से उन उद्दीपनों के दिशा में गति करते हैं। पौधे के कुछ भाग कुछ उद्दीपनों के कारण वृद्धि करते हैं, उसे ही अनुवर्तन कहते हैं। पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। बाहरी वातावरण को ग्रहण करने, बाहरी वातावरण से उद्दीपनों को, संदेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उनके अनुसार उसमें गति भी होता है। अब वह उद्दीपन कैसा है, वह उकसाने वाला चीज़ आप समझ लीजिए। उद्दीपन क्या है? एक तरह से उकसाने वाला चीज़, कोई चीज़ है जो उकसाता है उसको, तो उकसाएगा तो किसी भी दिशा में क्या होगा, गति भी होता है। परंतु जंतु जैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जंतु को बाहरी उद्दीपन इतना ठीक किया कि वो एकदम से लंबा हो गया, ऐसा नहीं होता है। जंतु से कुछ भिन्न होता है, परंतु जंतु जैसा नहीं होता। पौधे में ऐसी गति को अनुवर्तन कहते हैं। उद्दीपनों के प्रकृति के अनुसार अनुवर्तन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उद्दीपन जैसा होगा गति वैसी होगी। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि उद्दीपनों के प्रकृति के अनुसार क्या होते हैं, अनुवर्तन भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए मैंने इस तरह से बांट दिया है, इधर उद्दीपन है, अनुवर्तन है, अनुवर्तनी अंग है, किस अंग में कैसे अनुवर्तन रहेगा तो गति होगा। तो पौधों में सूर्य प्रकाश के कारण प्रकाशानुवर्तन होता है। नाम आसानी से याद हो जाएगा। उद्दीपन यदि सूर्य का प्रकाश हो तो पौधे में जो अनुवर्तन
होने वाला अनुवर्तन होगा वो प्रकाशानुवर्तन होगा। यह कैसा अनुवर्तन है? तो प्रकाश की दिशा में पौधे के अंग गति करते हैं, इसे हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है एक ऐसा उद्दीपन है जो अपने मतलब जिधर से वो आ रहा है उस डायरेक्शन में पौधे खुद ब खुद अंकुरित होकर उधर गति करने लगते हैं, इसे हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। तने के शीर्ष भाग में यह अनुवर्तन प्रभावी होता है। तने के शीर्ष भाग में यह अनुवर्तन क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। और शीर्ष भाग में जैसे ही प्रकाश पड़ते हैं तो शीर्ष भाग क्या है? प्रकाश के इधर गति करने लगते हैं। जैसे आप सूर्यमुखी के फूल को आप देखोगे कि सूर्य को वो हमेशा ताकते रहता है, जिधर जिधर सूर्य जाती है सूर्यमुखी के फूल उधर घूमता रहता है। तो ये भी है, प्रकाशानुवर्तन को दिखा सकते हैं। या फिर आप क्या कीजिए, एक कार्टून लीजिए, एक कार्टून लेकर के कार्टून में आप यहाँ पर एक गमला लगाएं, नीचे में गमला में एक छोटा सा पौधा लगा लें जो कि अभी 1-2 पत्ते हुए हैं इसमें, और यहाँ पर एक गत्ता लगा दें। ठीक है, यहाँ पर भी एक गत्ता लगा दें। गत्ता के इस कोना पर गत्ते को कट कर दीजिए, इस कोना पे थोड़ा कट कर दीजिए, और फिर इस कोना पर भी थोड़ा सा कट कर दीजिए। यानी मेरा कहने का मतलब है कि प्रकाश यदि जाए तो केवल इसी एरिया से जाए। अब इसको इधर से पूरी तरह से ढक देंगे, पौधे इसके अंदर हैं, ठीक है, और प्रकाश इधर से केवल प्रवेश करेगा। तो सूर्य का प्रकाश इधर से प्रवेश करता है, और टेढ़े मेढ़े वर्ण विक्षेपण जानते होंगे कि क्या होता है? वर्ण विक्षेपण नहीं, सॉरी, प्रकाशों का प्रकीर्णन। तो प्रकाशों के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश जो है टकरा करके परावर्तन भी प्रकीर्णन भी हो करके जो है किसी भी तरह से पौधे तक पहुंच रहा होगा। यानी प्रकाश के पहुंचने के रास्ते क्या हो गए? इस तरह से हो गए, तभी वो पौधे तक पहुंच पाएगा। कुछ दिनों तक रखते हैं और पौधे को कुछ दिनों के बाद देखते हैं तो इनका जो है तना इन्हीं रास्तों से होते हुए इस तरह से करके बाहर निकल जाता है। इनकी पत्तियां इस तरह से निकलती हैं। तो यह एक प्रयोग है प्रकाशानुवर्तन को दिखाने के लिए कि कैसे प्रकाशानुवर्तन होता है। यह गति आप प्रयोग करके देख सकते हैं। एक बड़ा सा कार्टून लें, उसमें 2-3 गत्ता लगा दें, और गत्ते पर क्या करें? कोना पर केबल कट करें, कार्टून को पूरी तरह से बंद कर दीजिए और इसे धूप में रख दीजिए। आप बस धूप जाने के लिए एक ही रास्ता रखिए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे पौधे जो है गति करके उनका तना जो है इसी रास्ते, उसी कट वाले एरिया से होकर के बाहर निकलेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक ऐसा बाह्य उद्दीपन है जिसके कारण एक अनुवर्तन हुआ, पौधे में एक गति हुआ, जिसे हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। यह होता है पौधे के शीर्ष भाग। पौधे के शीर्ष भाग प्रकाश उद्दीपन से उद्दीपित होकर के पौधे में गति करवाता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरा उद्दीपन है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि पृथ्वी हम पर लगा रही है, आप पर लगा रही है, सभी वस्तुओं पर पृथ्वी अपने केंद्र की ओर एक बल लगाता है, जिससे गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन भी पौधे के कुछ भाग गति करते हैं, उससे आकर्षित होकर के उनकी ओर गति करते हैं। जैसे कि हर एक पौधे के जो जड़ हैं वो मिट्टी में कैसा अनुवर्तन दिखाते हैं? गुरुत्वानुकर्षण। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा उद्दीपन का कार्य कर रहा है पौधे के ऊपर कि उनके जड़ जो है उसके अधीन खींचे चली जाती है। गुरुत्वानुवर्तन जड़ों में होता है और जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करते हैं, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तने गुरुत्वानुवर्तन के विपरीत गति करते हैं। देख सकते हैं तना क्या ऊपर गति करता है, लेकिन जड़ नीचे गति करता है। जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है, जबकि तना गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत गति करता है। इससे हम कह सकते हैं कि गुरुत्वानुवर्तन तने में नहीं होता है। तना में गुरुत्वानुवर्तन के विपरीत कोई अनुवर्तन होता है, वो होता है प्रकाशानुवर्तन।
गुरुत्वानुवर्तन को भी आप देख सकते हैं। एक अच्छा सा गमला लीजिए जिसमें पौधे लगे हों, ठीक है, और इस गमले को आप क्या कीजिए, एब्जॉर्ब कर लीजिए कि वो कैसा है। ठीक, ये मैंने लगा दिया, पत्ती लगे हुए हैं इसमें। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसे पलट देते हैं, ऐसे पैर से ठेल करके इसे इस तरह से गिरा देते हैं, जिससे क्या हुआ, इसके तने जो हैं इस तरह से पत्तियां गिर गई। फिर कुछ दिनों के बाद 1 2 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन तक हम इसे गिरा हुआ छोड़ देते हैं। फिर जब हम इस गमले को तोड़ करके देखते हैं तो इसकी जो है जड़ जो है इस तरह से गति कर गई रहती है, जड़ जो है झुक जाती है और पत्तियां इस तरह से ऊपर मुड़ी उठा लेती है, मतलब वो ऊपर की ओर गति दर्शा देती। तो तने में आपने क्या देखा, इस तने भाग में प्रकाशानुवर्तन हो रहा है और जड़ जो है अपने आप इस तरह से झुक गई है। ऐसे देख रहे हैं आप, इसे झुक जाता है। जब वो सीधा था तो गुरुत्वाकर्षण बल सीधे लग रही थी, तो जड़ कैसा था, सीधे गति कर रही थी। जब हम इसे गिरा दिए और गिरा के जब इसे छोड़ दिए, छोड़ने पर क्या हुआ, अलग अलग दिन थोड़ा थोड़ा करके उसमें गुरुत्वानुवर्तन हुआ और जड़ लास्ट में इस तरह से झुकी हुई हमें मिल गई। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल एक बाह्य उद्दीपन हुआ पौधों के लिए, जो उसमें एक गति करवा दिया, वैसे गति को हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ये जड़ों में होता है। अब जल एक ऐसा बाह्य उद्दीपन है जिसके कारण पौधे के कुछ भाग गति करते हैं, उसे हम जलानुवर्तन कहते हैं। जिधर जल रहता है, जल वाले एरिया में पौधे के जड़ के जो मूल रोम है उधर गति कर जाते हैं। मूल रोम किसे कहते हैं, तो यदि ये तना है और इसका जड़ इधर नीचे की ओर गया तो इसमें पतले पतले बाल जैसी संरचनाएं होती है जिसे मूल रोम कहते हैं। और यह मूल रोम जो है इस जड़ के एपिडर्मिस कोशिका से विकसित हुई रहती है। यह एक कोश की कोशिकाएं होती है। क्योंकि मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण होता है, तो जल को अवशोषण करना है इस मूल रोम को, इसीलिए जल जिधर होगा वो उधर गति कर जाते हैं। इसे हम कहते हैं जलानुवर्तन। इस तरह के जो मूल रोम की जो गति हुई जल के अधीन, जल एक ऐसा उद्दीपन का काम किया इसको कि अपने तरफ खींच लिया, तो मूल रोम में जैसे गति हुआ उसे जलानुवर्तन कहते हैं। ये केवल मूल रोम में ही होता है। अब अंतिम है रासायनिक पदार्थ जो भी हैं वो भी उद्दीपन का कार्य करते हैं, उसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। यह रासायनिक अनुवर्तन संपूर्ण शरीर में होता है। यह पादप हार्मोन पूरे प्लांट के बॉडी में रिएक्शन करते हैं और पूरे प्लांट बॉडी में अपना प्रभाव को दिखाते हैं। जैसे फल लगना है या फूल खिलना है, उसमें पर परागन या परागन होना है, तो परागन जो होगा फूल पर से, फूल मेल फीमेल होते हैं। चूँकि इसका एक अलग से टॉपिक बनता है, ये बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना हम लोगों को पादप हार्मोन, इसीलिए अभी शॉर्टकट में ही बता देते हैं। पादप हार्मोन उन सभी जगह दिखाते हैं पादप के शरीर में जहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जैसे कि पोलिनेशन का समय है, पोलिनेशन यानी कि परागन का समय, तो फूल के जो है एंथर में से जो पोलन ग्रैन निकलेगा वो मादा, जो भी मादा पुष्प होगी उसके स्टिग्मा पे पड़ेगा, फिर कैसे वो ओवरी तक पहुंचेगा, फिर कैसे वहाँ पर बीज बनेगा, ये सारे रासायनिक अनुवर्तन के ही एग्जाम्पल है। और यह संभव होता है तो पादप हार्मोन से ही होता है। जैसे फल पक गया तो कैसे पक गया, पत्ते झड़ गए तो कैसे झड़ गए, पेड़ सूख गया क्यों सूख गया, तो ये सभी रासायनिक अनुवर्तन में आते हैं और यह पादप हार्मोन से होता है। तो ज़्यादातर पेड़ों का जो है नियंत्रण एवं समन्वयन पादप हार्मोन पर डिपेंड करता है
और इसके लिए हमें अलग से वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पादप हार्मोन एक बहुत ही मेजर रोल रखता है नियंत्रण एवं समन्वयन जो हम पढ़ते हैं पादपों के लिए उसमें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और बने रहिए। लगातार हम लोग अब YouTube पे आते रहेंगे और वीडियो देते रहेंगे, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।